अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इस कंपनी को अल्टर कर पाते हैं। अल्टर का तात्पर्य क्या है? हम अपनी कंपनी के जो इंफॉर्मेशन क्रिएशन के टाइम पर दिए हैं उन इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना। ठीक है, तो हम अभी किस कंपनी में परिवर्तन करेंगे? हम करेंगे ट्रायल कंपनी के अंदर। ट्रायल कंपनी जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई हुई थी उसी कंपनी के अंदर हम अल्टरेशन करेंगे या डिटेल में चेंजेस लाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? कीबोर्ड से अल्ट के प्रेस करना है पहले, और उसके बाद अल्टर के लिए ए प्रेस करना है। देखिए अल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर देख लीजिए कैपिटल ए और हमारे ब्लू कलर में ये दिया है। ठीक है, स्काई ब्लू है, हल्का सा ब्लू कह सकते हो, स्काई ब्लू बोल सकते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू कलर में क्या दिया हुआ है? ए कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए अल्टर करते ही आपको अल्टर कंपनी के विंडो पर ले आया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, किस कंपनी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम ट्रायल कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारी ट्रायल कंपनी ओपन हो गई है कंपनी अल्टरेशन विंडो में। जिसमें कंपनी अल्टरेशन विंडो में, बट ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है अगर आपने केवल और केवल एक ही कंपनी खोल रखी होगी। जैसे हम बैक आते हैं, हमने शट करने के लिए कंपनी को कंट्रोल F3 दबाते हैं शट करने के लिए। तो देखिए शट कंपनी विंडो पर हम आ गए हैं। हमने रमा बार्स एंड शॉप एंड बार्स को एंटर करके बंद कर दिया। अगर आपके पास केवल और केवल एक सिंगल कंपनी ओपन है तो आप अगर कंपनी को अल्टर करने के लिए जाओगे तो आपको वो विंडो बीच में कंपनी अल्टर वाली विंडो नहीं आती है जिसमें दो कंपनियां शो करेंगी और आपको एक चुननी होगी। आपकी डायरेक्ट वही ओपन वाली कंपनी ही ओपन हो जाएगी अल्टरेशन या अल्टर होने के लिए। ठीक है, अल्टर का तात्पर्य कंपनी के जो इनिशियल डिटेल फिल किए गए हैं उसको में परिवर्तन लाना या उसमें सुधार करना। ठीक है, सुधार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया था? कंपनी ट्रायल कंपनी के नाम से बनाया था। तो हम पहले बता दें कि आपको हर सत्र में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में, चलिए यहां से हम आपको एक एक करके ये सारी चीजें जानकारियां बताते चलेंगे। तो सबसे पहली जानकारी होती है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम आम तौर पे आपके समझ में ये आ रहा होगा कि डायरेक्टली हम नाम रख देते हैं जो कंपनी का इनिशियल नाम है। जैसे कोई कंपनी हो गई एबीसी इंटरप्राइजेज या फिर रमा बार एंड शॉप्स, फिर उसके बाद अजय किराना स्टोर, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे नाम हो सकते हैं कंपनियों के। जैसे हमारी एकेडमी का नाम हो गया विजन कंप्यूटर एकेडमी। तो आपने कंपनी तो बना दी, ठीक है, कंपनी आपने बना दी और हर साल आपको इसी नाम से नई कंपनी बनानी होती है क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही टैली में कंपनी काम करती है। एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर ही काम करती है, आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में नई कंपनी बनानी पड़ेगी उसी कंपनी के नाम से, तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। आप बार बार उसका नाम तो चेंज करोगे नहीं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि आप देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, उस कंपनी के नाम के बाद उसका सत्र लिख दीजिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का नाम लिख दीजिए। अपने आप कंपनी का नाम और फाइनेंशियल ईयर से काम चलता रहेगा, आपका कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से चलेगा। ठीक है, कोई परिवर्तन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर साल आप आते जाइए, नाम लिखिए और उस साल का फाइनेंशियल ईयर लिख दीजिए, बस आपका कंपनी नेम नया हो गया और आपको कंपनी बार बार उसका नाम बदलना भी नहीं पड़ेगा। आपका पहचान भी रहेगा कि इसी आप पहचान भी सकते हो कि ये इसी वाली कंपनी का फाइल है। और एक तो अच्छी बात ये होगी कि फाइनेंशियल ईयर पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई पिछला प्रॉब्लम सेटलमेंट करना हुआ, डायरेक्टली आप उसी में जाके खोल के वो सारे ट्रांजेक्शन देख पाओगे। ठीक है ना, तो ये सब सुविधाएं आपको इस ऑप्शन को करने से मिल जाएंगी। क्या करना है? केवल और केवल कंपनी के नाम के बाद फाइनेंशियल ईयर लिख देना है। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। हर बार जितनी बार कंपनी बनाते जाओगे टैली उसे एक्सेप्ट करती जाएगी। हर सत्र में अलग अलग नाम से बनेगी इसलिए एक्सेप्ट भी करेगी। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर का लिखा होना बेनिफिशियल इसलिए भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर से अपना अकाउंट सेटल करवाना चाहता है या कुछ चेक करवाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका भी निदान आप कर पाएंगे बिना किसी
परेशानी के, वो डाटा भी सिक्योर तरीके से आपके पास वैसे ही पड़ी रहेगी। आपको कंप्यूटर से कोई भी डाटा डिलीट करने, इरेज करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर कंपनी के नाम में केवल फाइनेंशियल ईयर जोड़ देना। ठीक है, ओके। तो अगर आप टैली में अगर किसी पॉइंट पर हैं, जैसे अभी आपके सामने कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा टी के ऊपर, अगर आपने यहां से टाइपिंग करी तो ट्रायल कंपनी लिखा हुआ इरेज हो जाएगा। हमको कहां लिखना है, पीछे जाके एकदम एंड में लिखना है, एकदम लास्ट में जाके फाइनेंशियल ईयर लिखना है। तो आपको कीबोर्ड से कुछ नहीं, एंड बटन दबा देनी होती है। तो देखिए कर्सर कहां ब्लिंक करने लगा, वाई के लास्ट में ब्लिंक करने लगा। अब आगे की डिटेल नहीं मिटेगी, आप वहां से लिख पाओगे। हमने फाइनेंशियल ईयर लिख दिया। ठीक है, और कर्सर की वजह से आप अंदर की तरफ भी ऐसे स्लाइड कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है, हमने एंटर किया, नीचे की तरफ आ गए। और मेलिंग नेम में क्या आपका फाइनेंशियल ईयर लिखा रहेगा? नहीं भाई, मेलिंग नेम में फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनवॉइसेस या जो डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी की तरफ से प्रिंट होंगे उसमें कंपनी के नाम के साथ फाइनेंशियल ईयर लिखना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, देखने में बुरा लगेगा, गंदा लगेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे, फाइनेंशियल ईयर को हटा दो, एंड बटन दबाया, बैक करते हुए हटा दिया। यानी कंपनी के इनवॉइस पे कंपनी का नाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने बोर्ड, बैनर या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रखा है। बस कंपनी के रिकॉर्ड में हमारा नाम जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर के साथ होगा। ठीक है, टैली के रिकॉर्ड में क्या होगा, हमारा जो कंपनी का नाम होगा वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के साथ होगा, अगली साल के फाइनेंशियल ईयर के साथ होगा। बस इतना ही अंतर आना है, बाकी कुछ नहीं। तो आपने नाम का जो झंझट था वो समझ लिया। आगे की तरफ हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस को भी एक सीक्वेंस वाइज या ढंग से डाला जाता है। जैसे देखिए, आपकी कंपनी या जो आपकी शॉप है वो अकेले एक मकान में या एक बिल्डिंग में है, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी कंपनी का डायरेक्टली नाम आ जाएगा। ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर वैनर लगवा देंगे आप बढ़िया सा, और उसका नाम हो जाएगा, तो बिल्डिंग का नाम ही आपकी कंपनी के नाम से हो जाएगा। बट क्या हो कि आपका एक जो बिजनेस है, जो आपकी कंपनी हो, एक छोटी सी कंपनी हो और एक बड़े से इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हो, है ना, एक बड़े से इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हो, तब तो आपको उसको प्रॉपर एड्रेस लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि ट्रायल कंपनी, मान लीजिए हमारी एक अकेली बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग में और कोई बिजनेस नहीं है, हमारा ही अकेला है, तो हम अपनी बिल्डिंग के सामने अपना बोर्ड लगा सकते हैं उसके नाम से। ठीक है, तो हमने अपना बोर्ड लगा रखा है, तो हमने लिखा ट्रायल कंपनी, लालगंज, हीरा रोड, हनुमान गढ़ी, लालगंज, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपको पिन कोड डालने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर आप किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में हो, तो क्या होगा अगर आप किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में काम कर रहे, आपकी कंपनी हो, तब ये एड्रेस इस तरह से नहीं होगा। तब इसका एड्रेस कुछ ऐसे होगा, आपकी कंपनी का नाम ऊपर रहेगा, आप डालेंगे कंपनी नंबर 245। ठीक है, सेकंड फ्लोर, एबीसी इंडस्ट्रियल स्टेट, पीडीएफ रोड, फिर उसके बाद जगह का नाम आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़, इस तरह से आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, सॉरी एड्रेस लिखेंगे। ये तो एड्रेस लिखने का तरीका हो गया, और उसके अनुसार आप पिन कोड डालेंगे। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालेंगे। टेलीफोन नंबर कैसे डाला जाता है, आपको शुरू में जो 3 अंक होते हैं वो एसटीडी कोड होता है, तो वो एसटीडी कोड अपने यहाँ का आपको जरूर डालना है। मान लीजिए आपके यहाँ का एसटीडी कोड जो है वो 0561 है। ठीक है, उसके बाद बंद करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे अपने माइनस लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर, ये भी 6 डिजिट का ही होता है, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, ये आपका टेलीफोन नंबर होगा। एसटीडी कोड डायल करने के बाद ही आपको अपना ये नंबर डायल करना होता है। तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना फैक्स नंबर लिखेंगे। फैक्स 11 नंबर का होता है एसटीडी कोड के साथ, ठीक है, उसको भी लिखेंगे। लिखने के बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट लिखेंगे, जैसे हमने एक वेबसाइट का नाम लिख दिया। फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने फाइनेंशियल ईयर के अनुसार, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा उसके अनुसार टैली अपने आप फाइनेंशियल ईयर अपना चुन के रखेगी, आपको जो भी डेट यहाँ पर चल रही होगी उसके अनुसार। इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है अगर आप रियल अकाउंटिंग कर रहे हो तब। लेकिन क्या होगा कि अगर आप आगे किसी का कुछ सेटलमेंट कर रहे हो पीछे का, तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है कि आपको ये चेंज करना पड़े, तो ये लगभग हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुकिंग बिगिन फ्रॉम समझने की जरूरत है। बुकिंग बिगिन फ्रॉम क्या होता है? जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस दिन को ही कहा जाता है बुकिंग बिगिन फ्रॉम, वही डेट आपको डालनी होती है। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी नई नई खुली हुई है और 5 अक्टूबर 2025 से काम करना शुरू कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बुकिंग बिगिन फ्रॉम 5 अक्टूबर 2025 होगी, ठीक है। लेकिन जो ही वो 31 मार्च 2026 को क्रॉस करेगी तो उसका बुकिंग बिगिन फ्रॉम क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले कंपनी तो स्टार्ट हो गई, फिर नई कंपनी स्टार्ट हुई, तो वो 1 अप्रैल से ही तो बिजनेस कर रही है, ठीक है। बस नई कंपनियों में आप जो नई कंपनी का अकाउंटिंग करेंगे उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो बुकिंग बिगिन फ्रॉम उस दिन को रखा जाता है जिस दिन कंपनी कॉर्पोरेशन में आई है, यानी काम करना शुरू की है, ठीक है। बाकी अदर सिनेरियोज में ये दोनों हमेशा एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी के साथ आपने जो ऑप्शन में अल्टरेशन करना था वो आपने कर भी लिया है और हमने इसको आपको पूरी तरह से समझा भी दिया है, ठीक है, इसमें क्या करना है। चलिए इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बस हो गया आपका अल्टरेशन, ठीक है, हो गया ना। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे चलते हैं अगली क्लास के लिए कल, ठीक है।